नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। जिन जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, उन तमाम राज्यों से जुड़ी हुई तमाम अहम खबर जो चुनाव से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, इस बुलेटिन में खासतौर पर समेट कर लाते हैं और किसी एक खास विषय पर चर्चा भी करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश की सियासत से। कर्नाटक में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब कर्नाटक में जनता के इस फैसले से क्या सबक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ले रही है और कितना उत्साहित कांग्रेस पार्टी है, आगे की रणनीतियां क्या बनने वाली हैं, इस बेहद अहम विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का क्या असर मध्य प्रदेश में होगा, यह हमारे आज का मुख्य विषय है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी सख्ते में है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वोटों के पोलराइजेशन का एजेंडा अगर कर्नाटक में चल पड़ा तो सत्ता विरोधी लहर के बावजूद एमपी में पार्टी कमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आधी सीटें भी नहीं ला सकी। अब सवाल बीजेपी की लीडरशिप को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़े सवाल जिसके जवाब तलाशने की कोशिश आज इस खास सेगमेंट में हम करेंगे, उसके तहत ये कि क्या कर्नाटक में जिस तरह की हार हुई, उस हार से मध्य प्रदेश से जो कनेक्शन है उसको किस तरह से निपटा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और कांग्रेस जो उत्साहित है इस वक्त जीत से, उसकी रणनीति आगे क्या रहेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ सिंह तोमर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए एक बार देखिए और समझिए कि किस तरह से कर्नाटक का कनेक्शन मध्य प्रदेश के साथ होता है। जश्न की ये तस्वीरें 13 मई की हैं, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस की जीत की गूंज बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक सुनाई दी। इसकी वजह है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों का एक जैसा होना। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बाकी दोनों जगह पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में कर्नाटक के नतीजों का सीधा असर एमपी में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है। इसकी वजह है कर्नाटक सरकार के 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए। 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया। न सिर्फ मौजूदा विधायक बल्कि 15 से ज्यादा नेता पुत्र भी चुनाव हारे। नतीजों के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराई गई थी, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी सिंधिया और उनके समर्थकों ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, जिसका नतीजा अब कर्नाटक के जरिए सबके सामने है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे हालात नहीं होंगे। वहाँ 12 से 15 मंत्री हारे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी यदि चुनाव लड़ते हैं तो हारेंगे। और जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी की शैली चल रही है, मुझे उससे आभास हो रहा है कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से ऊपर नहीं जा रही थी, मगर यह दोनों की ऐसी ही स्पीड रही तो मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत जेडीएस जैसी 19% जैसी वो सिमट गई है, वैसे भाजपा यहाँ सिमट जाएगी। मध्य प्रदेश की स्थिति और कर्नाटक की स्थिति में बहुत भिन्नता है। मध्य प्रदेश के अंदर हम जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में है और हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र स्थान तक है। हमारी मतदान केंद्र के ऊपर मतदाता सूचियों में पन्ना प्रभारी और पन्ना समितियों तक का हमारा एक काम खड़ा होने का काम हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, वह रफ्तार जो है बीमारू मध्य प्रदेश को विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश की ओर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर ले जाने का काम है। अब सवाल यही है कि कर्नाटक चुनाव से मध्य प्रदेश बीजेपी ने क्या सीखा। कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी रणनीति ने हर मोर्चे पर बीजेपी को चित किया। कांग्रेस के सभी नेता एकजुट रहे, जातिगत समीकरण साधे,
बजरंग दल, पीएफआई, बजरंग बली, हिजाब जैसे मुद्दों के बजाय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे स्थानीय एजेंडों पर काम करते रहे, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। कर्नाटक में जीत के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्नाटक जीत के रणनीतिकारों के संपर्क में है। दोनों मेरे नज़दीक हैं। मेरी सिद्धारमैया जी से, डीके शिव कुमार से लगातार बात हो रही है, तो मेरी खड़गे जी से भी बात हुई। पहले हिमाचल और अब कांग्रेस के नतीजों ने कुछ बातें तो साफ कर दी है। डबल इंजन का नारा अब जनता को नहीं लुभा रहा। धर्म से जुड़े मुद्दे और ध्रुवीकरण की राजनीति चुनाव में असर नहीं डाल रही। मोदी का जादू भी विधानसभा चुनाव में बेअसर दिखा। ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश की तासीर को समझकर रणनीति बनाए, वरना दक्षिण से चली हवा उत्तर की फिजा भी बदल सकती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो कर्नाटक के परिणाम के बाद दोनों ही पार्टियां इन परिणामों को किस तरह से ले रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हमारी रिपोर्ट की आखिरी लाइन ये कहती है कि दक्षिण से चली हवा कहीं उत्तर में भी माहौल ना खराब कर दे। क्या इस बात की चिंता बढ़ गई है, खासतौर पर कर्नाटक में जिस तरह के परिणाम निकल के सामने आए? पंकज जी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तेज जी, दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर भारत में बुरी तरीके से हारी, लेकिन दक्षिण भारत से उसको सहारा मिला। इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई पर चिकमंगलुरु से वो चुनाव जीती थी, कर्नाटक के चिकमंगलुरु। मैंने कर्नाटक का उल्लेख तो आपको याद दिलाया। और ऐसा देश के ये राजनीति में पहली बार नहीं हुआ। तमिलनाडु में फिल्म सितारों का स्टारडम है, स्टारडम पॉलिटिक्स है। केरल में स्टारडम पॉलिटिक्स नहीं है। आंध्र तेलंगाना की राजनीति अलग है, कर्नाटक की राजनीति अलग है। 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 18 में सरकार नहीं बन पाई, तोड़ की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। तो ये पैटर्न है। लेकिन कांग्रेस की उत्साह इसलिए होने की बात है कि लगभग 80-85% लोकसभा विधानसभा के चुनाव 2014 से हारने के बाद एक चुनाव में जीत मिले तो उत्साह बनता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि पूरा मीडिया का वर्ग और कांग्रेस के लोग 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक की हवा की बात कर रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश से तेज जी, ग्वालियर चंबल से लगा, बुंदेलखंड से लगा, विंध्य प्रदेश से लगा, तोमर जी बैठे ग्वालियर से लगा। वहां उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में, एक नगर निगम में लगभग 3-4 विधानसभा सीटें होती हैं। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 17 नगर निगम एक तरफा जीत मिली जी। लेकिन उत्तर प्रदेश बगल में उसका प्रभाव नहीं आएगा। सर, तेज जी, राजनीति है, राजनीति में सही और गलत नहीं होता है सर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष से तैयारी करी, मैदान में गए और जनता ने स्वीकार नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, मनोयोग की सेवा करेंगे, फिर मैदान में आएंगे। ठीक है, और भी पक्षों से बात करेंगे। सौरभ सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ पर पंकज जी का कहना है कि जब हिमाचल जीते आप लोग, तब आपने कहा कि उत्तर से जो हवा आ रही है उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अब कर्नाटक जीते तो कह रहे हैं कि दक्षिण की हवा आ रही है, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन बगल में ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, दूसरे राज्य भी हैं, उनकी वजह से उनका जो असर है वो आपको नजर नहीं आ रहा। किस तरह से देख रहे हैं सौरभ जी? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जय बजरंगबली और तोड़ दी भ्रष्टाचारियों की नली। जिस तरह शनिवार को इसके रिजल्ट आए हैं कर्नाटका के, वो हनुमान जी का दिन था, उसका आशीर्वाद हमको मिला, कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को मिला। उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिनने ज़मीन पे इतनी मेहनत करी और कर्नाटका को हिंदुस्तान में एक ऐसा रिजल्ट दिया है जो दिखाया है कि भ्रष्टाचार करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे तो हम आपको नकारेंगे। विकास पे, पॉजिटिव नोट पे कांग्रेस को वोट दिया है और वो हम करके दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हमको 43% शेयर मिला है। आज हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। पहले ये बोलते थे कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का असर आपको हिमाचल में मिला। उसके बाद कर्नाटका एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ के उसमें जुड़ा है और 2023 में मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें बहुत बड़ी कड़ी जुड़ने वाली है। ठीक है, तीनों राज्यों में जीत का रास्ता भी इससे खुलेगा। पंकज जी, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये जो हमने हमारी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि जिस तरह की परिस्थितियों में 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार बनी, कमोबेश उसी तरह की परिस्थितियों में कर्नाटक में भी 3 साल पहले उसी तरह की सरकार बनी थी। जो लोग छोड़कर जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, उनमें से 8 नेताओं को जनता ने नकार दिया है। कई मंत्रियों की हार हुई है।
ये तमाम जो आंकड़े हैं उसको मध्य प्रदेश से जोड़कर देखा जा रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए हितेश जी, मीडिया की अपनी विश्लेषण की एक प्रक्रिया पद्धति है और आपका अधिकार, उस पर हमको आपत्ति नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तब भी और अब भी एक ही लक्ष्य पर काम कर रही है, जो हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी ने हम सबको लक्ष्य दिया है, जिस पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी ने उल्लेख किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश भाजपा है पूरी तरीके से तैयार। और उसके लिए मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ पर जो हमारा बूथ विस्तार का द्वितीय चरण का अभियान प्रारंभ है, जन सेवा अभियान का जो चरण में प्रारंभ है, विकास यात्रा संपन्न, तो एकमात्र लक्ष्य है हितेश जी कि मध्य प्रदेश के 64,100 मतदान केंद्रों पर 51% मत भाजपा के पक्ष में, और हम 2013 में 45% वोट इसी मध्य प्रदेश में लेकर आए। 2041 में बीजेपी का प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी थोड़ा सा संक्षेप में, जो कि मुझे दिनेश जी के पास में भी जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी 200 पार का लक्ष्य यहाँ पर लेकर चल रही है। सौरभ जी इस पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा। सौरभ जी देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। इनके सूत्रों के हिसाब से जो भी संघ परिवार का भी एक सर्वे हुआ था, उसमें 70 से 80 सीटें इनको मिल रही हैं। अब आप 200 बोल लो, 300 बोल लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा इतना कहना है, हम लोग आराम से बहुत कंफर्टेबली 150 पार होने वाले हैं और हमको 51 शेयर आराम से मिलने वाला है। और ये जो कर्नाटका का रिफ्लेक्शन है, ये 5%। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से उनके दावे भी आपने देखे, अपनी बात भी सुनी। दिनेश गुप्ता जी, जानना चाहेंगे आपसे, कर्नाटक के नतीजों का आकलन अगर हम करते हैं, मध्य प्रदेश की जो तमाम सियासी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, क्या आप कर्नाटक के नतीजों को मध्य प्रदेश में कनेक्ट कर पा रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो किस आधार पर आप इसका आकलन करेंगे दिनेश जी? देखिए हितेश, इसमें जो है, आप यदि कर्नाटक के नतीजों को मध्य प्रदेश पर लगाना चाहेंगे कि वहाँ जो हो गया है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता राजनीति में। क्योंकि जो है, आप देखिए, जब गुजरात और हिमाचल जब एक साथ हुए तो एक भाजपा ने जीती थी और एक कांग्रेस ने जीती थी। आप दूसरे भी देखेंगे ना, राज्यों का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से वो उनकी सियासत चलती है। मध्य प्रदेश सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे अनुशासित यदि कार्यकर्ता है तो मध्य प्रदेश में है, जिसको लेके बार बार बात होती है ना कि ये नाराज है भाजपा का कार्यकर्ता, और भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है इसलिए कांग्रेस खुश है। ये एक स्वाभाविक सा एक लोगों का अपना जो है एक इक्वेशन है कि इससे कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। लेकिन आप देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या परिस्थितियां सकारात्मक हैं। क्या आप देखिए कि उनके बीच के जो मतभेद हैं वो मिट गए हैं। जो चेहरे का कई बार हम देखते हैं ना, जेपी अग्रवाल जी अदा कदा एक विवाद खड़ा कर देते हैं कि नहीं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, जो इस तरह की चीज़ें होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए वहाँ बजरंग बली का भी जिक्र बार बार आता है, पीएफआई का जिक्र आता है। कर्नाटक में दिग्विजय सिंह जी नहीं थे, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हैं। तो जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हैं तो उनके बयानों का किस तरह से पोलराइजेशन होगा, बजरंग बली जी की फिर क्या इच्छा होगी, ये बहुत सारी उसमें फैक्ट हैं। लेकिन यही बात तो निर्विवाद है कि इन्हीं के बीच में मैं आ रहा हूं। सौरभ जी आपके पास में एक बार दिनेश जी से एक सवाल का जवाब ले लूं, फिर सौरभ जी आपके पास में आ रहा हूं। दिनेश जी, इन सब के बीच में ये कम से कम कर्नाटक की जनता ने जो मैसेज दिया है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वहां पर तमाम तरह की बातें हुई, बजरंग बली की बात हुई, वहां पर बजरंग दल की बात हुई, हिजाब की बात हुई, तमाम चीजें। लेकिन फाइनल जब रिजल्ट निकल के सामने आए तो कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि हमने चूंकि मुद्दों की राजनीति की थी, हमने मुद्दों की बात कही थी, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। आप इसको किस तरह से देखेंगे दिनेश जी? देखिए, बिल्कुल हितेश जी, यदि आप मुद्दों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। आप चाहे देखिए, जो कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है, जो 500 रुपए में सिलेंडर, मैं उस पर नहीं चाहता कि लाडली बहना में 1500 रुपए देंगे, तो 500 रुपए का जो सिलेंडर है या ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओपीएस जो है, वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। अब हिमाचल में भी हमने देखा और कर्नाटक में भी देखा, और इन दोनों का कोई भी काट अभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, के लिए पास नहीं है। आप देखिए ना, जनता ये देखती है कि उसे कहाँ लाभ हो रहा है। तो इसलिए जो कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी तो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। दिनेश जी ने ये बात कही है, मुद्दों पर यदि डटी रही और ठीक से कैंपेन किया। जी सौरभ जी अपनी बात रखिएगा संक्षेप में। देखिए, ये बहुत बार
पार्टी फोरम में भी और हर जगह सीनियर लीडर्स क्लियर कर चुके हैं कि ये चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री चेहरा भी वही है। मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, अगर थोड़ी किसी को भी कंफ्यूजन है। और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं कमलनाथ जी, ये पूरा प्रदेश जानता है। सौरभ जी, जो बात दिनेश जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो दिग्विजय सिंह जी के बयानों के संदर्भ में है कि कई बार उनके बयान आते हैं और पूरा का पूरा चुनाव एक तरफ शिफ्ट होने की स्थितियां बनती हैं, उसके संदर्भ में वो इशारा कर रहे थे। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि पूरी देश की जितनी भी हमारी माता बहनें महिलाएं जितनी भी हैं वो कमलनाथ जी को आशीर्वाद दे रही हैं और हाथों हाथ जो भी उनने 1500 रुपए महीना का जो लाए हैं और 500 रुपए में सिलेंडर लाए हैं, महिलाओं हाथों हाथ ले रही हैं। हम ग्वालियर में भरवा रहे हैं, जगह जगह कैंप लग रहे हैं, उसका उत्साह देखिए आप आके, कितना ज्यादा लोगों में भीड़ है वहाँ। पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? चीज में और कहना, हाँ ठीक है, संक्षेप में हाँ, कि ये जो आप देखेंगे ये बहुत ऐतिहासिक इलेक्शन होने वाला है मध्य प्रदेश का। और कर्नाटका में आपने देखा होगा जो छोड़ के गए थे गद्दारों को हार मिली, यहाँ ठीक है, उस पर हमने बात की। पंकज जी, यहाँ पर एक बात जो दिनेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे अभी कर्नाटक के नतीजे हो, कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी अब महिलाओं के संदर्भ में बात कही जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, इन मुद्दों का काट बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा है, तो क्या ये चुनौती बन पाएंगे? सर, दो चीजें। पहला तो कांग्रेस जिस प्रकार का फॉर्म भरवा रही वो इल्लीगल काम कर रही है। किसी भी सरकारी संस्था के अलावा किसी राजनीतिक दल को या निजी संस्था को ये अधिकार नहीं कि वह आधार नंबर प्राप्त करे, समग्र आईडी प्राप्त करे, बैंक डिटेल मांगे। कांग्रेस कमलनाथ जी ले रहे हैं जिम्मेदारी की जितनी बहन बेटियों के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी ले रहे हैं वो लीक नहीं हो जाएंगे। कौन जवाबदार होगा? आधार से आपका बैंक खाता लिंक है, कुछ 420 होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? और जहां तक इनके वादों का है तो उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी जी का वादा था 2 लाख का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, 5 पे प्रतिलिटर दूध पर बोनस नहीं दिया, 1 लाख रोजगार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नहीं दिए, गेहूं पर, कपास पर, प्याज पर, दलहन पर, लहसुन पर बोनस की बात थी, वो बोनस नहीं दिया, किसान पुत्रों पुत्रियों के लिए विशेष फंड की बात थी, बजट की बात नहीं किया। इन मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है हिमाचल में भी और कर्नाटक में भी। अब भाई साहब ये मध्य प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। ओपीएस तो गुजरात में नहीं था क्या? ओपीएस गुजरात में नहीं था क्या? चलिए महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, आप तो रायपुर में बैठे, पेट्रोल 60 रुपए लीटर रहते जी आपके रायपुर में। बेरोजगारी खत्म हो गई कांग्रेस के राज में। राजस्थान में पेट्रोल 60 रुपए लीटर है, हिमाचल में बेरोजगारी खत्म कर दी, महंगाई खत्म कर दी। संक्षेप में सौरभ जी 20 सेकंड के भीतर जवाब दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, बाकी राज्यों के उससे कंपेयर मत करिए, इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो ये कह रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ की जनता तो बता देगी अभी 23 में कि क्या होने वाला है। बाकी मैं एमपी की बात करता हूँ और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ भाजपा को कि कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने गौशालाएं बनवाई, उस पर बहुत अच्छा काम, युद्ध स्तर पे काम चल रहा था। आज मैं ग्वालियर से अगर भोपाल जाता हूँ, मुझे हर जगह जब भी जाता हूँ कोई ना कोई गौ माता मरी मिलती है, एक्सीडेंट में लोग भी घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। क्या भाजपा अपनी गौ माता की जो धर्म के नाम पे ये लोग करते हैं, क्या ये गौशाला बनवा पाए आज तक 15 साल? इन विषयों पर लगातार हम बात कर चुके हैं। दिनेश जी, समय की कमी हो चुकी है, लेकिन फिर भी 20 सेकंड के भीतर अगर आप इसमें क्लोजिंग करना चाहें, कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे संदर्भ में, किस तरह से देखते हैं? सिर्फ 20 सेकंड में सर। नहीं, देखिए हितेश, इस मामले में कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाती है? क्या कमलनाथ सरकार के 15 महीने में कुछ तो पॉजिटिव काम रहे होंगे, यदि वो उनको भी जनता के सामने रखती है और ठीक से कैंपेन करती है। डिपेंड करता है कैंपेन कैसे करते हैं और उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि कांग्रेस अभी उसका अपर हैंड है या नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर ये बात जो दिनेश जी ने यहाँ पर कही है बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर राज्य की अपनी राजनीतिक तासीर अलग अलग होती है। किसी एक राज्य की परिस्थितियां अलग, दूसरे राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन जाहिर तौर पर परिणाम अगर कर्नाटक का आया है तो दोनों ही पार्टियों को सोचने पर मजबूर होना होगा कि किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है और क्या कुछ बदलाव इसमें होते हैं। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।